one, right? That this सर will be the वोटिंग के लिए जनरली वोटिंग के लिए वो लोग करते हैं ना, वोटिंग के लिए जब होता है के लिए वो इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग तो भेजते हैं लेटर। वोटिंग के लिए एग्जैक्टली इट इज नॉट ओनली फॉर द वोटिंग, but they communicate the whole position of the company. They will share everything with you, है ना? They share every accounts कितने हुए हैं, profit कितना हुआ है, whatever is there. Now the point Yes. here is this time they also declare a dividend in the particular meeting, right? In that meeting they declare a dividend. When they declare a dividend, they declare the dividend on the basis of the face value of the share. They declare the dividend on the basis of the फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपसे? जब भी इनिशियल में आप इशू शेयर कर रहे हैं, सो आइदर इट विल बी ऑफ से 10 रुपीज और 100 रुपीज से। तो नाउ वेन एवर दे विल डिक्लेयर द डिविडेंड, दे विल से व्हाट, दैट वी आर डिक्लेयरिंग 10% डिविडेंड ऑन व्हाट, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसका क्या मतलब निकल गया है? से अगर 10 रुपीज का शेयर है तो 10% मीन्स 1 रुपी यू विल गेट एज ए डिविडेंड। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है अगर आप कर रहे हैं। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सर ये यूनिट नंबर कौन सा है? यूनिट 6 is going on. It will be finished today. I think this much. If you want to understand each and every concept, then I can cover only this much. Okay. Is my screen visible now? Yes, yes, sir. Okay. Okay. आपको still कुछ भी पूछना है? You may ask me anything. Yes, sir. Another point here is this is the dividend per share which will be declared on what, the face value of the share. Say if they have declared 10% dividend, that means what? It will be the 10% of say 10 rupees or 100 rupees. So 10 rupees in the case of 100 rupees. So you have received say 10 rupees as a dividend. But आप तो मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। इस टाइम पर शेयर आपने हो सकता है फेस वैल्यू पे तो खरीदा नहीं होगा, आपने तो मार्केट से खरीदा होगा शेयर, आपने तो स्टॉक एक्सचेंज से किया होगा परचेज, हो सकता है आपने आईपीओ पे खरीदा ही ना हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू विल चेक द प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ इट। एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, यू विल कैलकुलेट दैट। से आपने रिलायंस का शेयर लिया था ऑफ 100 रुपीज, बट एट द प्रेजेंट मार्केट में प्राइस जो चल रहा है से 2000 रुपीज चल रहा है, जस्ट हाइपोथेटिकल अमाउंट ले रहा हूं। सो यू आर अर्निंग ओनली 10 रुपीज अगेंस्ट व्हाट, इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज। जिसने तो 100 रुपीज में खरीदा होगा उसके लिए तो ओके है, ही इज स्टिल अर्निंग द 10%, बट हाउ मच यू आर अर्निंग, वो द मिनिमम अमाउंट हो गई, right? So it's very important that you have to check what the dividend yield. Dividend yield क्या बताएगी आपको? That the dividend per share declared plus divided by the market price of that share. That is very important, right? That's why I was saying this is from the investor viewpoint. Investor always check this thing, that what is my proportion between the dividend per share and the earning per share, and then the book value. Now you always check the market, your market pricing, that is on the basis of the equity capital plus reserves. Here you will find out the book value of your shares. That will be equity capital plus reserves minus loss account debit balance. Any loss is there, you will exclude that. That means what? You will add up equity capital and reserve, that is the total number of equity shares में आप divide करके देखेंगे what is your book value right now, what is your book value right now. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes sir. जब हमने बुक्स में शेयर्स को प्राइस को लिखना है तो वो कह रहा है किस वैल्यू में लिखेंगे, है ना? वन इज आप फेस वैल्यू पे भी नोट कर सकते हैं अपना कैपिटल,
अगर आप फेस वैल्यू पे ही नोट करते रहेंगे तो आज से जो मान लो 20 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट आई थी तो वही वैल्यू चलती रहेगी आपकी ऑल द टाइम। सो उससे लाइबिलिटी साइड तो आपकी कम होती चली जाएगी, एसेट साइड बढ़ता चला जाएगा, राइट। बट हाँ, क्योंकि हम उसमें प्रॉफिट्स ऐड बैक करते रहते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अगर तो रिजर्व क्रिएट किया होगा तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, अगर रिजर्व नहीं क्रिएट किया होगा मान लीजिए एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द होल प्रॉफिट, देन दिस बुक वैल्यू वोंट इंक्रीज इन द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है आपकी वो नहीं बढ़ेगी। So it's important that all the time whenever you are preparing your balance sheets, you must calculate the new book value of your market, your shares. So how you will calculate it? Equity capital जितना भी आपका आ रखा है capital, total capital कितना आ रखा है plus reserves, it will be divided by total number of equity shares. So you will say कि this is the book value of my shares. All right? Is that fine? बड़ा यहाँ तक समझ में आया है? Yes, sir. सर ये बुक वैल्यू किसी भी कंपनी अगर हम निकालते हैं तो उसमें हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब बाय द वे इन्वेस्ट करने का अगर उसके शेयर में कुछ हो तो कुछ आइडिया इसे लग सकता है क्या इस वाले से बुक वैल्यू से? बहुत सारी कंपनीज देखिए बेटा, दो चीजें हैं, टू थिंग्स आर देयर। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो तो फेस वैल्यू पर अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बुक वैल्यू पर ही चलती हैं, हर चीज बुक वैल्यू पे रखती हैं। दैट इज बी व्हाट मेथड यू आर अडॉप्टिंग। बहुत सारी कंपनीज अब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट वैल्यू पर चलती हैं। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब हुआ? एट प्रेजेंट मेरे उसमें कितना रियलाइज हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? फेस वैल्यू मार्केट क्या वैल्यू है? कैसे निकाल मार्केट वैल्यू को मैं कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? मार्केट वैल्यू बहुत इजी है। मार्केट में इस टाइम पे आज कितने प्राइस पे मेरा शेयर बिक रहा है, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके मतलब कि करंट उस डेट में कितना जो ना उसका रेट चल रहा है वो है ना? यस मार्केट वैल्यू मींस मार्केट में इस टाइम क्या प्राइस चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने एसेट्स को भी मार्केट वैल्यू पर रखते हैं, बहुत सारी कंपनीज। देयर इज अ बिग डिबेट ऑन इट कि ऑन what will be my basis. So my base can be my face value. फेस वैल्यू क्या है? जब मैंने इशू किए थे शेयर्स, जब 10 रुपए का इशू किया था या 100 रुपए का इशू किया था, उतना ही कैपिटल तो आया होगा ना। कैपिटल तो कोई बढ़ नहीं रहा बड़ा, तो मैं तो उसकी वही वैल्यू रखूंगा। बट एक पर्सन कहता है नहीं, नो, डोंट गो फॉर द फेस वैल्यू, गो फॉर द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? वो कह रहे हैं कैपिटल तो जो आपने लगाया था, दिस पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस कैपिटल से आपने 1000 शेयर लगाए थे ऑफ 100 रुपीज, 1000 शेयर ऑफ 100 रुपीज, 1 लाख रुपीज आपका कैपिटल हो गया। दैट इज नोन एज इक्विटी कैपिटल। बट एवरी ईयर यू आर एडिंग अप से 5000 रुपीज, राइट? और आपको 10 साल हो गए हैं जोड़ते हुए रिजर्व्स, तो कितने हो गए? 50,000 और हो गए। दैट मीन्स व्हाट? इन दोनों को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके? 1000। सो अराउंड ऑफ 15 रुपीज का अब आपका 15 रुपीज का कह रहा हूँ, 150 रुपीज का आपका शेयर हो चुका होगा। उसका बुक वैल्यू जो है आप लोगे, दैट विल बी 150। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? नहीं समझ में आया? यस अदरवाइज आप फेस वैल्यू के हिसाब से कितना ले रहे होगे? 100 रुपीज। अगर आप रिजर्व्स भी ऐड करके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो 150 पे लोगे। बट मार्केट में वैल्यू उसकी इस टाइम पर 2000 रुपीज चल रही है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहेंगी नहीं, मैं तो अपनी मार्केट वैल्यू पे शो करूंगा अपने अकाउंट्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो द वर्थ ऑफ दी माई कंपनी। अब आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। इफ यू टेक अप द केस ऑफ हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का स्कैम 1992, तो हर किसी ने मूवी देखी होगी, देखिए। No, sir. यस सर देखिए, उसमें क्या दिखाया उन्होंने? एनी आइडिया? बैंक से ही पैसा लेके फिर वो बैंकों में ही बैंक से लगाता पैसा था। लेकर उस part को छोड़ वो दीजिए। लगाता था ना, ट्रेड में। What he is doing, how he is playing in the stock market? प्राइस सर ज्यादा खरीद के प्राइस बढ़ा देता था, और जब प्राइस बढ़ जाता था फिर वो बेच देता था अपना शेयर।
But how he determine that price? That is the question. How he क्योंकि will determine that price? क्योंकि सर वो On what डिमांड basis बढ़ा he देता will था, decide तो the शेयर को खरीदता रहता था जब तक मार्केट में उसकी डिमांड नहीं बढ़ जाती थी। सर शेयर नहीं, खरीद कर वो सर अलग उसको चीज है। सर Sir, is शेयर it same as the Lehman Brothers case? No, it's not same as the Lehman Brothers case. It's totally different. And the point here is he used to do one thing. से जिस शेयर के 1 रुपया भी वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट? पहली बात, मार्केट में ऑलमोस्ट कंपनी डूबने को है और उसकी 1 रुपया भी शेयर वैल्यू नहीं मिल रही है। अब वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करता था। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आई कि जो हम अभी तक कर रहे थे कि अगर मैं सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दूं आफ्टर द सेलिंग ऑफ ऑल द एसेट्स, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, वो निकाल लिए, वो कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिया, एक प्राइस मेरे पास निकल आया। वो कह रहा है कि इतना अगर मैं शेयर का प्राइस लगाऊंगा, मैं कम से कम कल प्रॉफिट में रहूंगा। मान लो आपकी 1 लाख की लायबिलिटी खड़ी है, टोटल लायबिलिटी, और आपके 2 लाख के एसेट्स पड़े हुए हैं। आपने अगर बेच दिए, पूरे एसेट्स बेच दिए और लायबिलिटीज आपने पे ऑफ कर दी, यू आर लेफ्ट आउट विद व्हाट? 1 लाख रुपीज स्टिल, राइट? इज दैट फाइन? अब वो ये अंदाजा लगा रहा है कि अगर मैं इस 1 लाख अमाउंट को 1000, मान लो शेयर्स हैं आपके चल रहे हैं मार्केट में, 1000 शेयर्स से डिवाइड कर दूं तो कितना रह गया? 100 रुपीज पर शेयर होना चाहिए प्राइस। उसको ये पता लग गया अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, से 10 रुपीज। ही अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मैं लोगों को 20 रुपए ऑफर करूंगा, एवरीबडी विल बाय इट, विल स्टार्ट सेलिंग इट। जिसके पास शेयर होंगे वो बेचना शुरू कर देंगे इमीडिएटली। बट नेचुरल, जिसको 10 रुपए भी नहीं मिल रहे वो कहेगा 20 मिल रहे हैं, सेल इट। यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी ना। सो जैसे ही 20 होते थे वो 30 पे आ जाता, 30 होते थे वो 40 पे आ जाता था। सो बाय द वे ऑफ दिस, वो 100 रुपीज पे जब ले आता है शेयर्स को, तब वो सेल ऑफ कर देता था पूरा सारा कुछ। बट ही वॉज हैविंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरह से इसको इन्फ्लेट करूंगा प्राइसेस को, राइट? बट वो इन्फ्लेशन का तरीका क्या है, दैट यू आर इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि how much is my total of liabilities and how much is the total of my assets. So when I will be in the position to pay off all my liabilities with the help of selling of all the assets, मैं कितने अमाउंट से बचूंगा, तो वो मेरे पैसे पॉकेट में आ जाएंगे। As soon as you buy more than 50% of the shares of the company, you becomes the what? More than 50% Owner of the company. You become the Owner of the company, sir. Very, very, very important thing. So he was doing this thing. ओनरशिप चेंज करवा देता है इतनी में वो। अगर आप एसीसी का केस पूरा पढ़ें तो इट वाज ऑल अबाउट दिस। एट द एंड व्हेन ही थ्रेटन हिम कि आई विल बाय योर होल कंपनी, एट दैट टाइम दे अंडरस्टूड कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ, एंड ही विल बी इन द पोजीशन। तो स्टार्टिंग में इतना फंड वो लाया कहाँ से हुआ, जनरेट किया कहाँ से? That is from the bank. That is from the bank. That is from the bank. That is from the bank and his office first of all. लोन Very वगैरह first बैंक thing से वो is- लेता होगा ऐसा? हाँ, सर yes. तो मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब ये बैंक से मनी लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? मतलब आप नहीं लगा नहीं कर सकते, सकते। नहीं लगा सकते। वो आपसे साइन करवाते हैं, वो आप अगर उसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी भी, तो वो आपसे पर्पस भी पूछते हैं, और दे से दिस थिंग दैट यू विल नेवर यूज दिस मनी फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस और द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। स्पेकुलेटिव तो पक्का ही आपसे that's साइन what he did, sir. even yes, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक ही ये था कि he used that money for the speculation purposes. Alright. सर उसने फेक इसी रिसीट बात जनरेट पे किया था ना फंस कि गया। मतलब हाँ, अपनी ही कंपनी से उन्होंने लोन लिया था फॉर दी हाउस रिपेयर, एंड ही यूज्ड दैट मनी फॉर दी परचेज ऑफ शेयर्स, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, नॉट परचेज ऑफ शेयर्स, द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। सही है Is सर। that और fine? उसने सर फेक रिसीट भी जनरेट किया था वो सब बैंक को दिखाने That is के लिए। there, yes, that was he was playing with the banks. He got lot of money, but वो भी एक loop था, that's why he used that benefit of that loop.
तो लॉट मेनी पीपल आर डूइंग लाइक दिस. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, बहुत सारी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए ऐसे करती हैं. तो दिस होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस होल रेशियो एनालिसिस इज टू चेक कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, टू चेक कि व्हाट आर द प्रोपोर्शंस. हम हर चीज को प्रोपोर्शंस में चेक करते हैं. आप देखिए कोई भी चीज, whatever you are doing in a routine basis, you will check the proportion of it. What you do, say you are buying a car, say what you will do, you will see the efficiency of it. Efficiency says what is my output over the input. Say input is your petrol or diesel, so you will see how much is the output, कितने किलोमीटर उससे रन कर पा रहे हो. सो रन करने आपने बनाया क्या, बेसिकली यू हैव प्रिपेयर्ड अ वन प्रोपोर्शन ऑफ इट. आपने उसकी रेशियो ही तो निकाली है, राइट. So you all the time calculate the ratio of something so that you find out कि what is my, say, financial position, what is my sales level positions, or how much profit I am earning from the particular sales, or how much I am earning against the assets, how much earning I am against the investments, or what are my liquidity levels, right? So this ratio analysis will help you in finding out that. Is that fine? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं so that you understand it well. Say there is one XYZ Fintech Corporation Limited and उनका fiscal year 23-24 की अमाउंट्स हमें दी गई हैं. This is the balance sheet information they have given. One is the cash and the cash equivalents. It's about 1,29,000. The all amounts in crores so that you understand easily. मैंने उसको इस तरह से लिखा है. So all the amounts are in crores. So one is there is the cash and cash equivalent. Cash will be what? Your current asset. Then account receivable or bill receivable, one of the same thing. Say आपके these are also the current account, current asset. Inventory or a stock is also a current asset, but it's not a quick asset, right? हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, that inventory is a current asset but not a quick asset. So what is my total of assets? Total of assets मेरा इतना आ गया. बहुत सारी रेशियोज हमने टोटल करंट एसेट्स पे भी कैलकुलेट की थी, राइट? और बहुत सारी रेशियोज हमने ओनली कंसीडर किया था दिस पार्ट, दैट इज नोन एज दिस होल इज नोन एज द टोटल करंट एसेट्स. दिस वाज द क्विक एसेट, राइट? ओके, इज दैट फाइन? देन इज there may be some items, other items से आपके पास और भी अदर फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे. मान लीजिए आपके लिए जस्ट एक बहुत सिंपल एग्जांपल ली है so that you can solve it if you get some practical in it. Then we have total assets, then accounts payable. This becomes the current liability. Your short-term debt, again the current liability. The total of the current liability is say 1,76,000 and in the year 2023. In the year 2024 it is 1,195 crore, right? Then you have certain long-term debt. This is a part of the fixed liability. So total liability will be what? Total liability is 556 crore and 608 crore in the 2024. Then the shareholders equity, this is again liability, fixed liability. Say shareholders equity, that is 626 crore and one is the 693 crore. So this year, this is the financial statement they have given. बेटा यहाँ तक बेटा बैलेंस शीट समझ में आ गई है? Yes, sir. Okay. So we have one revenue.
Then cost of revenue. So the gross profit comes out to say 327 crore, and in the case of 2024 it's 391 crore. Then operating expenses are there, you will exclude that. Operating income is there, interest expenses are there, income before taxes are there. Then the net income you have, that is 88 crore and 122 crore. Say now they will ask you like this, we calculate the current ratio, quick ratio, or debt to equity ratio, or they may ask you return on assets, return on equity, net profit margin, inventory turnover ratio, asset turnover ratio, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी हो रही है, डेट रेशियो कितनी हो रही है. These are just a hypothetical examples I have taken. Say they may ask you all these ratios, जितनी भी हमने कल की थी वो आपसे ratios पूछ सकता है. So the very first ratio which is very important, that is the current ratio. First of all, the current ratio. Current ratio क्या formula दिया था हमने? Anybody? So current ratio is current asset loans upon the current liabilities. Yes. current So asset current loan asset and loans advance upon current liabilities. current liabilities. It's a proportion between the current assets and the current liability. इसके लिए हमने रेशियो को एक बनाई थी और हमने कहा था कि इसमें ये proportion होनी चाहिए. क्या proportion होनी चाहिए? 25 to 50%. हैं? Pardon? 1:2. 1:2. 1:2. Right. So total assets should be double of the total current assets should be the double of the total current liabilities. हमने लगभग यही बताया था, right? कि इतनी तो होनी चाहिए, right? So it says what? The current ratio will be what? Total current asset divided by the total current liabilities. So उसने हमारे पास total current assets बताए हुए हैं कितने हैं. So total current assets are what? These are our total current assets. Yes, sir. All right. It will be divided by total current liabilities. These. All right. The ratio was what? Between the total current asset by the total current liabilities of each of the year. We will calculate this. ठीक है जी? Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Ratio निकल के आ रही है 2. What it means? 69. What will be your decision? $2.6 like it's greater than 1, which means कि रेशियो से पहला वाला ज्यादा है, करंट मतलब करंट एसेट ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है. सबकी आवाज नहीं आ रही है. Ratio is coming to out to what? Sir, it is not good ratio. It's not a Good ratio. why so? Why? Because Why so? liability is less than our current asset. It should be 1:2. Because ratio is 1:2 now, sir. So if we So if liability we is divide less that, than it will asset. be yes. We'll get point values in. We should get point in values. So it is more than 2 and 2. So it's not appropriate. No. You're getting confused. Now you see the ratio will be what? 2.5, say 2.69 is to 1. Got it? The ratio will be what? अगर आपने ये ratio calculate की है
तो रेशियो क्या निकल के आई? That this is almost the current assets are almost the double of 2.5% of 2.5 times of the total current liabilities. Is that fine? Yes. 2.5 गुना Yes. ज्यादा Yes, हैं. sir. तो सर ये सही नहीं अच्छी होगा हुई ना ना, ये मतलब तो? इट विल बी बैड. बेटा अच्छी हुई, बुरी कैसे हुई बेटा? ज्यादा अच्छी हुई ना. आप कह रहे हो कि आपका कर्जा जो है वो कम है, आपको सिर्फ 100 रुपए देने हैं और आपकी जेब में 250 रुपए पड़े हुए हैं. अच्छे हुए कि बुरे हुए? सर वो रेशियो आपने पहले 1:2 कहा था क्या पहले? हाँ, इसका 1:2 था ना रेशियो, करंट रेशियो. बेटे आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को. मैंने आपको साथ के साथ एक और बात बोली थी कि एसेट शुड बी डबल ऑफ योर लाइबिलिटीज. तो क्या निकली ओके, रेशियो? दैट मींस 2:1 रहेगा सर. दैट मींस दैट इज गुड सर. हाँ, गॉट इट. आपके रेशियो जो है, रेशियो जो बता रही है, इसका मतलब एसेट जो साइड, जो भी मैं एसेट की साइड लिख रहा हूं, जहां भी मैं जिस साइड भी एसेट को लिखूंगा, दैट मींस वो डबल होनी चाहिए. गॉट इट? नहीं समझ ठीक है में आई सर. अभी भी? सर समझा सर. इसमें सर क्या एक्चुअली निकल? रेशियो जो है वो रेशियो ही हमने गलत समझा था. दैट इज 2:1 एक्चुअली. ओके, सो वो इस तरह से आपने अकॉर्डिंग टू 2:1, या 2:1 ले ली. ठीक है, 2:1. ओके सर, ओके That- सर. okay, 2:1, right? My mistake, it should be 2:1. ठीक है, आगे बढ़े बेटे. यहां तक क्लियर हुई है बात की नहीं हुई है? पहले बताइए. यस सर, यस, क्लियर. क्लियर बेटा. देखो इस चीज को इस तरह समझो कि मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं. करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब है कि मेरे कुछ करंट खर्चे हैं मेरे, है ना. लायबिलिटीज का क्या मतलब, मेरे को कुछ पे ऑफ करना है. और करंट एसेट्स क्या है, मेरे पास इस टाइम पे कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, राइट. सो मेरे को ये कंपेयर करना है इन दोनों को, तो इनकी रेशो बना रहे हैं. रेशो हम कह रहे हैं कि रेशो कितनी होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट जो करंट एसेट्स हैं वो डबल ऑफ करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए. ये रेशो होनी चाहिए. तो 2:1 की रेशो होनी चाहिए, राइट. और वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो, इट शुड बी दी हमारे पास जितने पैसे हैं वो कम से कम डबल होने चाहिए जितना हमारा खर्चा है. सिंपल, राइट. तो आपको इस तरह से भी इसको याद कर सकते. सो योर टोटल योर करंट रेशियो विल बी व्हाट? इट विल बी टोटल करंट एसेट डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी. या हम इसको सिंपल फॉर्मूला में भी लिख लेते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज. ऑलराइट, इज दैट फाइन? तो इसमें एक आइडियल रेशियो आप बोल रहे हैं 2:1. ओके, आइडियल इज 2:1. बहुत सारी कंपनीज 1:1 पे भी चलती हैं. अब बहुत सारे लोग रिस्क लेना जानते हैं. आजकल की जनरेशन जो है वो रिस्क लेना जानती है. दे फील दैट भी हम क्यों कैश को रखें, हम फटाफट उसको यूज करें. बल्कि लॉट मेनी पीपल फील लाइक दिस कि जितना खर्चा है उतना पैसा रखो ना, ज्यादा आइडियल कैश रखना भी कोई अच्छी चीज नहीं. लॉट मेनी कंपनीज फील लाइक दिस. सो व्हाट दे विल डू, दे विल मेंटेन अ रेशियो ऑफ 1:1. मैंने पहले बताया आइडियल है, but it's not, you should not be rigid about it. It's not that I'm saying आपको कुछ भी करके इतनी ही फॉलो करनी है. It's not like that, right? It may be good. बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि वो what we call it आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया. Lot many people will work like that. कि 50 पैसे तो आपकी कमाई है बट 1 रुपया आप खर्च कर रहे हैं. 50 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपीज खर्च कर रहे हैं. ये भी हो सकता है. बट उसको लग रहा है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूं. ही विल टेक अप. लॉट मेनी कंपनीज डू लाइक दिस. द सेम थिंग हैपेंड विद बिग बाजार. दैट इज ऑफ किशोर बियानी. Yes. Kishore Biyani, what he thought during the pandemic, what he thought. You won't believe, around 6 to 8 months before his bankruptcy, I had announced this thing. He will go under the bankruptcy. क्यों हुआ? फ्यूचर क्योंकि ग्रुप. उसने माल ज्यादा लगाना शुरू कर दिया बिग बाजार में. हर वैरायटी लगानी शुरू कर दी और रिलायंस ने उसका क्रेडिट लिमिट बढ़ाना शुरू कर दिया.
हेड लिमिट क्या बढ़ा दिया? से मान लो ही वाज इन द पोजीशन टू से टेक ओनली 100 करोड़ रुपीस। रिलायंस ने कहा कोई बात नहीं, आप 200 करोड़ का माल भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी बढ़ा ली, एसेट उतने का था नहीं और एसेट इतनी जल्दी रियलाइज होना नहीं था, जो कि मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में आने वाला हूं। इन्वेंट्री वो उतनी जल्दी सेल ही नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने वैरायटी बहुत ज्यादा रख ली। अब वैरायटी में से तो भाई मैगी जो लोग खरीद रहे हैं वो मैगी ही खरीदेंगे, बाकी आप कितनी वैरायटी रख लो, वहां वाओ रख लो, चाव रख लो, कुछ रख लो। अगर पीपल आर इंटरेस्टेड इन रेड लेबल तो वो रेड लेबल ही बाय करेंगे, चाहे टाटा टी रख लो, चाहे वाघ बकरी रख लो, चाहे कुछ रख लो। सो यू वर एक्सपेंडिंग द इन्वेंट्री, वो सेल नहीं हो पाई, ही वाज नॉट इन द पोजीशन टू रिकवर दैट। वो अपनी करंट लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाए बाय द सेलिंग ऑफ करंट एसेट्स। एट द एंड व्हाट हैपेंड? उनको सारा बिजनेस अपना सेल ऑफ करना पड़ा टू द स्मार्ट रिलायंस, है ना? गॉट इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतने बड़े बिग जायंट भी पजल हो जाते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं। किशोर बियानी वाज ए वेरी लॉयल पर्सन, वो उनको तो ध्यान ही नहीं आया भी मैं ये गलती कर रहा हूं। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, that how much is your current liability, will you be able to pay off by the selling of all your consuming all your current assets, right? So it's good if you are maintaining what? The double of it, this thing. If you are maintaining your current assets at the double of your current liabilities, it's very important thing. So you keep on checking this thing कि आपके करंट एसेट्स कितने बचे हुए हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है। इज दैट फाइन? शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल बी माय क्विक रेशियो? क्विक रेशियो क्या कहती है? हमने कहा था कि करंट एसेट्स में से जब आप इन्वेंट्री एक्सक्लूड कर दें, मैंने पहले बताया था इन्वेंट्री हो सकता है आप 1 साल तक सेल ही ऑफ ही ना कर पाए, राइट? So from the current assets, what you will do? You will exclude the part of inventory. Inventory means your stock. Stock can be in any form. It may be in the finished goods, it may be in the raw material, it may be in the work in progress. वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है आपको इन्वेंट्री, स्टॉक, है ना? स्टॉक तो कैन बी इन अ रॉ मटेरियल, इट कैन बी इन अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट कैन बी इन अ फिनिश्ड गुड्स, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है तो सेल ऑफ हो जाएगी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो बहुत बार ऐसा हो जाता है आपकी इंडस्ट्री में, इट हैपेंड विद दिस व्हाट वी कॉल इट, नोकिया। कहा जाता है कि नोकिया जब डूबा उस टाइम पर उसके पास करोड़ों में ऑर्डर्स थे अभी भी पेंडिंग, एंड उसके पास इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी, एंड दे वर फीलिंग लाइक दिस थिंग दैट yes we will be in the position, they were having orders and they were in the position to sell off all the inventory, but वो सेल नहीं कर पाए। all of sudden Samsung entered into the market with 3G mobiles and all of sudden the Nokia was out of the market. उसकी इन्वेंट्री पड़ी की पड़ी रह गई, राइट? वो इन्वेंट्री फिर वो सेल भी नहीं कर पाया, बट उसको क्या सेल करना पड़ा? ओनली करंट एसेट्स, जो उसके पास अब करंट एसेट्स बचे थे, इन्वेंट्री वो सेल ही नहीं कर पाया। द रीजन बीइंग पीपल इमीडिएटली स्विच टू द सैमसंग मोबाइल्स। सेम थिंग हैपेंड विद ब्लैकबेरी। आपके आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज जो आया है यही है, ऑल ऑफ सडन द टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड द इन्वेंट्री को आप सेल ऑफ नहीं कर पाते। आपके पास जो गुड्स पड़े होते हैं सेल करने के लिए वो नहीं बेच पाते। सो इट्स इंपॉर्टेंट। क्विक रेशियो क्या बता रही है कि इमीडिएटली अगर मेरे को कोई पेमेंट करनी पड़ जाए of the total current liabilities, so how I will pay off? So it will be, मैंने इसकी रेशियो बताई थी, it should be current assets और current liability में जो रेशियो होनी चाहिए लगभग 1:1 की होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? कितने की होनी चाहिए? 1:1. 1:1. All right. So in this case, we will exclude the inventory from the current assets. So current assets minus inventory divided by the current liabilities. So your ratio will come out. This ratio is also good. वो कह रहा है कि ये अच्छी रेशियो निकल के आ रही है. That is 1.83 means it is 1.83:1.
ओके, इज दैट फाइन? ऑलमोस्ट 2 के नजदीक है एंड इट्स इंप्रूविंग इन द नेक्स्ट ईयर, इट्स इंप्रूविंग। बट मैं ये कह रहा हूं क्या हमें बहुत सारे करंट एसेट्स रखने चाहिए? अगर मान लो हम 3:1 पे आ जाएंगे, व्हाट विल हैपन? सर वो डिग्रेड भी तो हो सकते हैं अगर हमने ज्यादा स्टॉक रखा है, करंट एसेट्स रखे हैं तो। प्लस Degrade. वो फिर एसेट्स से डिप्रिसिएशन भी जाएगा ना उसका, फिर ज्यादा तो लॉस आगे समझ में नहीं आएगा फिर। नहीं बेटा नहीं। लाइक यू गेव द आप एग्जांपल ऑफ शायद, नोकिया। मुझे लग रहा है आप अमिताभ बच्चन की एड नहीं देखते हैं। क्या वो कहते हैं, घर पे रखा हुआ गोल्ड उसको मुथूट फाइनेंस को दीजिए और लोन लेकर आइए और उससे अपने बाकी के काम करिए। ये ऐड देखी आपने? हाँ सर, ऐसा कर देखी सकते आपने? हैं। व्हाट नहीं ही सर, ऐड नहीं सेइंग? देखा। ऐड नहीं देखा? आप देखेंगे एक बार, ऑनलाइन देख लेंगे, मिल जाएगी। सो व्हाट एग्जैक्टली ही सेइंग दैट डोंट कीप योर एसेट्स आइडल। आप अपने एसेट्स को आइडल मत रखिए, है ना, उनको काम पर लगाइए। व्हाई यू आर रनिंग द बिजनेस? किस लिए चलाया आपने बिजनेस? पैसे जमा कर रखने के लिए तो रखा है, चलाया नहीं है ना। सो व्हाट यू नीड, यू हैव टू पुट दैट इन द साइकिल। आप साइकिल में लाएंगे, मनी ड्राइव्स मनी बट विद स्ट्रेटेजिक योर स्ट्रेटेजीज, है ना। पैसे को पैसा खींचता है जब लगाओगे तभी तो खींचेगा ना, ऐसे पड़ा पड़ा थोड़े ना खींच लेगा। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस 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 थ्योरी सेज दैट कि आपने जितने करंट एसेट्स हैं उनको बढ़ाना जरूर है, बट अप टू सर्टेन लिमिट। ये जो हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, वी वांट टू नो, ये एक समरी एक तरह से हमारे सामने निकल के आ गई दैट माय पोजीशन इज से 1.96। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, इट इज 2:1। बट मैंने पहले बताया हमें मेंटेन कितने की जरूरत है? 1:1 की। सो व्हाई वी आर कीपिंग इट मोर? सो इट्स बेटर हम इन जो करंट एसेट्स में कुछ हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उसको हम किसी यूजफुल फंक्शन में लगाएं। इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। Okay. So then we have one debt is to equity ratio, which says that what is the ratio between the total liability divided by the shareholders equity, right? तो शेयर होल्डर टोटल लाइबिलिटी कितनी थी हमारी, और बाद में उसने बताई थी शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है। दिस इज द टोटल लाइबिलिटी, दिस पार्ट इज द टोटल लाइबिलिटी and shareholders equity, right? That means this divided by this, right? ये इधर आ गया। This is what the total liability divided by shareholders equity. That means you are checking the debt equity ratio. That is, it may be like this, भी total debt कितना है आपका as compared to the shareholders equity, right? इससे क्या बेनिफिट निकल के आएगा? What will be the benefit of it? हम प्रेफर करते हैं 1:1, प्रेफर, not a thumb rule, it's a preferred one. और ये रेशियो कितनी आई है, ये क्या शो कर रही है, ये आप बताएंगे। Is my screen visible? यस सर। यस विजिबल। Yes, sir. तो कहाँ थे हम, क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, टोटल लायबिलिटी इज टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। यस, क्या इसका मीनिंग निकल के आया? यस प्लीज। Total liabilities divided by the shareholders equity. Now what we are doing exactly? We are checking what debt कितना है हमारा और equity कितनी है हमारी, right? It's important. Total assets उसने total liabilities इसलिए ले लिया, basically fixed liability हमें बताई नहीं गई है। तो fixed liability कितनी है वो generally हमारी debt होता है हमारा पार्ट। तो debt कितना है? debt का क्या मतलब है? मैंने पहले बताया, से debentures are there, हमने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है,
तो टोटल लायबिलिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं व्हाट इज माय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मैंने पहले बताया था कि शेयर होल्डर्स हमेशा ये चेक करते रहते हैं कि मैंने जो पैसा लगाया है शेयर होल्डर्स इक्विटी। प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। बेटा अपना माइक प्लीज म्यूट पे लगा दें। Now the question arises, आपने जितने भी मनी लगाई है, शेयर होल्डर्स ने जो इक्विटी लगाई है, दे आर बिट वरिड कि डेट कितना बढ़ रहा है। अगर डेट हायर होगा तो दे विल बी इन द फियर दैट डेट बढ़ रहा है कंपनी का और दे में टेक ओवर द कंपनी, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो उसको बढ़ने नहीं देते। So what they do, they keep at the lower side, right? So मैंने पहले बताया कोशिश ये रहती है कि 1:1 रखें, बट ये रेशियो कम निकल के आ रही है। It means what? 0.89:1, right? It is good. It's good, yes, it's good, right? So they always try कि हम ज्यादा पावरफुल रहे। मैंने पहले बताया, बट कंपनी ये चाहती होती है कि डेट थोड़ा बढ़ाते रहें। मैंने पहले बताया जब भी कोई ग्रोइंग फर्म होती है वो हमेशा डेट बढ़ाती है। आजकल में एक ट्रेंड चला है, आप लोगों ने देखा होगा दैट रिलायंस, इवन अडानी ने भी जैसे उसकी कुछ कंपनीज के बारे में कुछ बुरी खबर आनी शुरू हुई, व्हाटएवर, आई वोंट गो इन द डिटेल्स, बट ऑल ऑफ सडन ही started saying this thing that now our company is a debt free company. Why? Any reason? Why they started saying this thing? Reliance also started saying this thing that our company is now a debt-free company. Any reason? सर बट डेट फ्री कैसे हो सकती है? लायबिलिटीज तो होगी ना कुछ। Debt-free, beta, it's a debt-free. It's a debt-free, not liability-free. It's debt-free. इसका मतलब है हमने कोई डिवेंचर्स इश्यू नहीं किए हुए, हमने कोई बैंक लोन नहीं लिया हुआ और हम शेयर होल्डर्स के फंड्स के ऊपर ही सारी कमाई कर रहे हैं। सो दैट इंप्रूव्स द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट। और उनको ये लगता है कि सारा पैसा जो भी कमाएंगे वो सारा हमारे पास ही आएगा। गॉट इट? इट वोंट गो इन द इंटरेस्ट पार्ट, राइट। सो दे फील सेफ, द शेयर होल्डर्स फील सेफ। बट क्योंकि कंपनी हमेशा ये सोचती है कि मेरे को तो एक फिक्स इंटरेस्ट देना है, से 10,000 अगर मेरे मान लो इंटरेस्ट जा रहा है, मान लीजिए टोटल सम अमाउंट 10,000 मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। सो इफ आई एम अर्निंग से लॉट ऑफ प्रॉफिट, से 1 लाख प्रॉफिट कमा रहा हूं तब भी 10,000 इंटरेस्ट जा रहा है, 10 लाख प्रॉफिट कमा रहा हूं तब भी 10,000 इंटरेस्ट जा रहा है, चाहे 1 CR कमा रहा हूं तब भी मेरा 10,000 प्रॉफिट जा रहा है। तो मैं तो प्रेफर इंटरेस्ट जा रहा है तो आई विल प्रेफर डेट, नेचुरल सी बात है। On the side of the company, if we think like this, then that is good. But अगर losses होने शुरू हो जाए, what will happen? What will happen if you are suffering losses? What will happen if you are suffering losses? सर डेट इंक्रीज होने लगेगा। डेट तो बेटा फिक्स्ड रहेगा, डेट तो फिक्स्ड रहेगा। Shareholders will take over. स्टेक होल्डर्स को तो बेटा टेक ओवर तो पहले ही किया हुआ है उन्होंने, वो तो ओनर हैं, वो तो पहले ही वहां चल रहे हैं। नाउ दे विल बी इन द फियर। अब वो फियर क्या होगा? डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो हर बार आप लॉसेस कर रहे होंगे। They will have losses. लॉसेस क्या कर रहा होगा? तो आपका बेटा जितना भी कैपिटल है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। कैपिटल में से तो पे ऑफ करोगे ना सारी चीजें, डेट में से तो पे ऑफ करने से रहे आप। You will pay off all the things from your debt at this capital, right? So आपका कैपिटल इरोड होना शुरू हो जाएगा। One is this thing, another is वो फिक्स्ड एक एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो आपको देना ही देना है, you can't avoid it। से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आप दो ना दो, 10 साल तक मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 10 साल तक प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द केस ऑफ डेट आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। चाहे आप प्रॉफिट कमाएं तब भी उतना ही देना है, चाहे आप लॉसेज में हैं तब भी आपको उतना ही देना है। सो इट प्लेज एज अ डबल एज वेपन। सो इफ यू आर इन लॉसेज, दिस मे क्रिएट अ बिगर ट्रबल फॉर यू।
if you are in a profits, इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं है, right? Got it? So debt is also important. Yes, sir. They feel that it should be lesser than their value. It should be lesser than their value. They always believe in this thing. But बहुत सारी कंपनीज हैं वो डेट ज्यादा लेकर चलती हैं. हर कंपनी का एक अपना हिसाब है, right? तो every company have their own beliefs and perceptions, right? Then what is the return on assets? That is the total income over the earned over the average total assets. So what will be happen that we were saying that return on assets कितनी होगी हमारी. हमने कहा था रिटर्न ऑन सेल्स भी हो सकती है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी हो सकती है, रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड हो सकती है. किसी भी चीज के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम लेवल्स क्या हैं, राइट? सो यू कैन चेक ऑन द बेसिस ऑफ से टर्नओवर रेशियो अगर होती तो हमने चेक किया होता सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स इतने होने के बावजूद हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं. वो क्या थी हमारी the sales turnover ratio, right? In this case we are checking the turnover of what? The net income divided by the average total assets, that is known as the return on assets. आपकी कितनी इनकम हुई है with average total assets. एवरेजली आपके पास कितने टोटल एसेट्स रहते हैं उसके अगेंस्ट आपकी इनकम कितनी हुई है. हम कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि दैट हाउ मच एसेट्स यू हैव और आपकी उसके अगेंस्ट इनकम कितनी हो रही है. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इट्स कम्स आउट टू 7.51%. सो इट्स अ गुड वन. मतलब मेरा ये मानना है इफ यू आर अर्निंग से नाउ इट इज से 9.44%. 7.51 is not that good, but if you talk about 9.44 then it's good. Any idea why I'm saying this? %7.5% तो बहुत होता है, आप ये भी सोच रहे होंगे. These are all managerial decisions. This is your basic part. ये आप अच्छे से समझ लीजिए. आपको अगर आया कभी तो यही पार्ट आया करेगा जब आप टाइम यू विल बी एट अ हायर लेवल्स, यू विल बी एट द मैनेजरियल लेवल. नहीं समझ में आई बात? सर मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग मतलब मैं उतना दूर पहुंच पाऊंगा सर. नहीं गलत सोच रहे सर नहीं समझ में आया सर. समझ What's में your नहीं age? आया. What's your age? Sorry, I'm सर asking माई you. एज 5 साल हाँ, कम no करके issue. बता दो. 5 साल सर फिर तो मैं भी चाहता हूँ 5 साल कम हो जाए सर. अच्छा चलिए. माय पॉइंट इज कि देखिए बेटा, अब हम इसमें देख रहे हैं, इस केस में देखते हैं. ये केस कह रहा है कि मेरी इतनी इनकम हुई है, दिस मच इज द इनकम, और ये मेरे एवरेज टोटल एसेट्स हैं. मैंने इतना पैसा लगा रखा है, इसका मतलब एक तरह से, राइट? तो मैंने कितने 88 करोड़ कमाए हैं. लगाने के बाद कितने 1182 करोड़ लगाने के बाद मैंने 88 करोड़ कमाए हैं, विच कम्स आउट टू 7.5. आप इस टाइम पर अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक्स में से लेडीज के रिलेटेड जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें ही गवर्नमेंट दे रही है 7.5%. तो इट्स बेटर मैं उसमें लगाऊं. मैं यहां लगा कर क्या कमा रहा हूं? कुछ भी नहीं. दिस मच आई एम गेटिंग फ्रॉम व्हाट 3 years की एफडी करवा दूं, उस पर भी मेरे को शायद 7.5 से 8% तक मैं चला जाऊंगा. तो व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग ओवर हियर? व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ द रिस्क, राइट? सो वी ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग टू चेक दिस थिंग. ये जो बाकी सारी रेशियोज है ना, हम अलग तरह से चेक करते हैं. जब हम रिटर्न ऑन एसेट्स की चेक करते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, तो वी ऑलवेज सी दैट कि हाउ मच विल बी माय रिटर्न as compared to if it is risk free rate of interest, है ना? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है मार्केट में? रिस्क फ्री रेट क्या है? मान लो आपने एफडी करवाई, उसके बाद कोई रिस्क नहीं है, आप जाकर लेकर आ जाओ 8% बस, दैट्स इट. सो मार्केट में तो 8% मिल रहा है इजीली. व्हाई आई एम हियर टू टेक सो मच ऑफ द रिस्क एंड ओनली अर्निंग 7.5, ऑलराइट? सो बहुत सारी थ्योरीज हैं, देयर आर सो मेनी थ्योरीज. से इफ इट इज अ इनिशियल स्टेज देन इट्स ओके,
If it's under say 3 to 4 year, 5 year, then it's okay. But if you are continuously earning below the risk-free rate of interest, it's not good for you. हाँ, next year उसने दिखाया जैसे 9.44 हो गया, तो it's good for them. Is that fine? Yes. सर ये परसेंटेज डिपेंड करता है महंगाई दर पे भी क्या, कि अगर हमारे देश में महंगाई 5% है, Yes, that's तो अगर very मेरी important. That's 5% बट इस टाइम पर महंगाई दर जो चल रहा है लगभग 9% पे चल रहा है, तो भाई ये तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, और बेकार हो गया काम, है ना? So, but yes, nowadays people are not investing, they are not saving their money in the saving accounts. The reason being they are giving only 3%. Everybody know कि minimum averagely जो महंगाई दर चल रही है वो 6% पे चल रही है, 6 से 7% चल रही है. So there is no use of depositing your money in the bank. So those questions are very important, है ना? So when you will write any managerial decision on it, they may ask you what will be your decision on it. Then you can write this thing that risk-free rate of interest अगर market में 7 or 7.5 चल रहा है, there is no worth of taking this much of the risk and earning this much only. All right. Then we have 9.44. It is good amount. So we will compare it with the risk-free rate of interest. Then we have return on equity. So मैंने पहले ही बताया था return on equity we always check कि मेरी return equity पे कितनी आ रही है. Say after paying off all the expenses and all, I'm left with what, 88 crore, and this much of the amount is averagely invested by the stock, by the shareholders. So the shareholders are getting what the 14.17%, right? So it's a good amount, right? They are getting, next year they are getting what, 17.72%. Then it's also a good amount, return they are getting, है ना? मार्केट में मान लीजिए 7 से 8% भी चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. सो रिटर्न ऑन इक्विटी मींस व्हाट, इक्विटी वालों ने जितना पैसा लगाया है उनके ऊपर इनकम कितनी आ रही है, दैट वी आर कैलकुलेटिंग. इज दैट फाइन? Yes, sir. ओके. सर ये ROA और ROI एक ही चीज होता है? ROA और ROI एक ही चीज होता है कि अलग अलग चीज होती है? हाँ, नहीं, उसमें आप टर्म्स कौन सी ले रहे हैं, ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस. देखिए, वन इज इन्वेस्टमेंट, वन इज टोटल एसेट्स. देखो बेटा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो मैं 1,000 रुपया लाया हूं, मैं एक बहुत सिंपल फिगर से चल रहा हूं आपके साथ. वन इज आपने पैसे लगाए, शेयर्स खरीदे, 1 लाख रुपए आपने लगाया, मान लीजिए 1 लाख के शेयर्स खरीदे, आपका कैपिटल कितने का हो गया, 1 लाख का. उसी कैपिटल में से आपने कुछ तो पैसा रखा होगा ना, उसके बाद ही आपने कुछ एसेट्स खरीदे होंगे. अब उसमें से कुछ करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, कुछ वो भी हो सकते हैं. और हाँ, ये भी हो सकता है कि टोटल का टोटल आपने फिक्स एसेट और करंट एसेट्स में लगाकर भी पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, ये भी हो सकता है. और हो सकता है आपने कुछ पैसा अभी नहीं लगाया. अगर हम सिर्फ मतलब टोटल एसेट्स का मतलब तो जनरली यही हुआ कि व्हाट इज द टोटल साइड ऑफ एसेट्स एंड द टोटल साइड ऑफ लायबिलिटी. चाहे आप ऐसे देख लो उसको, जितने भी आपके एसेट्स पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू के ऊपर आपने एनालिसिस कर लिया कि आपकी इनकम कितनी आई है. वन इज दिस थिंग. वन इज आपने कहा कि नहीं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं एसेट्स कितनी है, एसेट की क्या वैल्यू रह गई, उस पर नहीं जाऊंगा. आई विल गो ऑन, मैंने पैसे कितने लगाए थे, राइट? या मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स को हटा दीजिए, वहां लिखिए इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. हम तो यही तो करते हैं ना कि मैंने कितना पैसा लगाया, उस पर कितना मैंने कमाई कर ली. तो मान लीजिए मैंने अगर 1,000 रुपीज लगाए हैं और 100 रुपीज कमाए हैं, तो 10% मेरी रिटर्न हो गई. दैट इज द पार्ट ऑफ, इफ वी आर कंसिडरिंग द ओनली इन्वेस्टमेंट पार्ट. इफ वी आर कंसिडरिंग द
दी फ्यूचर पार्ट बोलते हैं हम इसको, एसेट्स। अब उस 1,000 रुपए से आपने एसेट खरीद लिया था कोई, राइट? एसेट खरीद लिया आपने, और उस एसेट की वैल्यू हो सकता है आज 500 रुपए ही रह गई हो, बट आप उसके कंपैरिजन में कंपेयर करोगे कि मैंने कितनी इनकम कमा ली। से 100 रुपीज आपने 500 रुपए के पीछे कमा लिया, दैट मीन्स आपने 20% की रिटर्न पा ली। इज दैट फाइन? क्लियर हुई है मेरी बात? हाँ सर। है ना? आप उस पैसे को डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं या इनडायरेक्ट चेक करना चाहते हैं? डायरेक्ट कब चेक कर रहे हैं? जब आप इन्वेस्टमेंट को से डिवाइड कर रहे हैं उस इनकम को। अगर आप इनडायरेक्ट चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पैसे जब लगाए होंगे कंपनी में, पैसे तो पड़े नहीं रहे होंगे, आपने फर्दर किसी एसेट में लगाए होंगे, अब आप एसेट के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं इनकम, तो वो हो गया रिटर्न ऑन एसेट। इफ यू आर चेकिंग इट अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्टमेंट द इनकम डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट, सिंपल, जो आप नॉर्मली करते हैं। इसको इस तरह से ले सकते हैं, से मान लीजिए वन इज पर्सन जो है वो 10 लाख रुपए की टैक्सी लेकर आता है। एक तो है कि वो 10 लाख रुपए की टैक्सी लेकर आया, तो 10 लाख रुपए उसने सबसे पहले लगाया था, और 1 लाख रुपए से मान लो वो हर साल का कमा रहा है, राइट? बहुत सिंपल अमाउंट्स ले रहा हूं। 10 लाख रुपया टोटल लगाया, इन्वेस्टमेंट हो गई, 1 लाख रुपया वो कमा रहा है साल का, तो साल की रिटर्न कितनी हो गई? 10%। इज दैट फाइन? यहां तक क्लियर है बेटे? दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या करता है वो, इससे उसने एक एसेट खरीद लिया। एसेट क्या खरीदा उसने गाड़ी खरीद ली बिजनेस पर्पसेस के लिए। अब वो जो गाड़ी खरीदी थी 10 लाख की है, अगले साल कितने की रह जाएगी? 9 लाख 8 लाख कुछ ऐसे ही। 9 लाख की। अब वो जो रिटर्न चेक करेगा, कितने पे चेक करेगा? वैल्यू ऑफ एसेट कितनी रह गई? 9 लाख। 9 लाख। करते करते वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी एसेट की। सही बात। वो तो उस पे चेक करेगा कि अब मैं इस पे कितना निकाल पा रहा हूं। गॉट इट? So that is return on asset, right? So we keep on checking this thing, भी return on asset कितना आ रहा है, return on equity कितना आ रहा है, return on investment कितना आ रहा है. We always keep on checking this thing. One is net profit margin. अब हमारा रेवेन्यू में या सेल्स में नेट प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, that we always check. So what is my net income? It will be divided by the revenue or sales. We could also put as a sales revenue. So it comes out to 10%. इसका मतलब ये हुआ है हर सेल्स में हम कम से कम 10% का मार्जिन हमने रखा हुआ है. नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा हर सेल्स में हमारा लगभग 10% चल रहा है. और in case of 2024 it's 13%. It's improving. एक हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है. देन इज वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि हमने कल भी की थी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताएगी? एनीबॉडी? 2 थिंग्स वी कैन कैलकुलेट विद द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. हमने कल बात की थी इसके बारे में. एनीबॉडी? No? Is it that tough? आप लोगों को ज्यादा टफ लग रहा है क्या? जिसमें आप कह रहे थे 1 लाख का इन्वेंट्री है और 10,000 रुपए पर मंथ सेल कर रहा है. इसमें सिर्फ 1,000 सेल कर रहा है इसमें. ओके. सर कितना स्टॉक रह रहा है और कितना सेल हो रहा है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. Yes. Inventory turnover ratio is मतलब बिजनेस अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है वो पता चल सकता है नहीं. Yes. ये this thing we were considering in it. ये cost of revenue और we can say it's a amount of sales. Sales divided by average inventory. Sales divided by average inventory. जब भी word आ जाए ना ये turnover, इसका मतलब वो जनरली ले रहा है sales. Word ले रहा है sales. तो सेल्स को ऊपर रख लिया और इन्वेंट्री को नीचे ले आए. एवरेज इन्वेंट्री लेनी है हमने. ये पार्ट आपने याद रखना है. अब वो ये कह रहा है कि सेल्स कितनी हो जाती है अगेंस्ट दी
average inventory, right? So it's saying that 3 times, it's basically 3 times, मतलब मेरी सेल्स जो है वो 3 टाइम हो जाती है ऑन एन केस ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है मेरी, मान लो मेरे पास लगभग वो कह रहा है 150 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है, और ऑन एन एवरेजली मेरी सेल कितनी हो जाती है, जैसे 500 करोड़ की, 491 बोल रहा है वो, तो 500 करोड़ की लगभग हो जाती है। वो कह रहा है हमारा लगभग 3 गुना सेल हो जाती है जितनी हमारी एवरेजली इन्वेंट्री पड़ी रहती है। इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? It's a good sign. इट्स अ गुड साइन, यस। नेचुरली जितनी मैं एवरेजली मेरे पास सामान पड़ा रहता है ऐसे शॉप पे या कहीं पे भी, से मेरे पास 1 लाख का सामान पड़ा रहता है और मैं लगभग एवरेजली कह रहा हूँ, आना जाना, एवरेज का मतलब आना जाना पूरा चल रहा है उसमें, तो एवरेजली वो कह रहा है कि मेरे पास लगभग 1.5 लाख का या 1.5 करोड़ का सामान पड़ा रहता है और 150 करोड़ का पड़ा रहता है इसके हिसाब से, तो 3 गुना माल जो है मैं बेच देता हूँ, सेल्स जो है मेरी उससे 3 गुना है, तो इट्स अ गुड साइन, राइट? सो दैट मीन्स अच्छा वो आगे 3.95 हो गई है, तो इट मीन्स दैट इट्स इंप्रूविंग, योर रेशियो इज इंप्रूविंग, है ना? तो इंप्रूव कर रही है रेशियो, तो इट्स अ गुड साइन दैट योर सेल्स आर बेटर देन योर एवरेज इन्वेंट्री, ऑलराइट? देन इसमें से इंपॉर्टेंट एक रह जाती है, वन इज asset turnover ratio be sales divided by the total assets, you can check, and one is the interest coverage ratio. This is very important. इसको हमने किस में कवर किया था? सॉल्वेंसी रेशियो में। टू चेक द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी कैसे चेक करनी थी हमने पहले बताया था मैंने। So the interest coverage ratio will be what? The operating income divided by the interest expenses. Alright? आपका interest expense कितना आ रहा है? That you will see कि operating income आपकी कितनी है. You will divide that and you will find out whether you are in the position of paying off or not. If it comes out to 4.53, what it mean? It's a operating income divided by the interest expense. It comes out to 4.53. What it mean? Four times. So operating is 4 times the interest. Yeah, that's important. Yes. मैं हम अभी तक बेटा किस पे चल रहे थे? हम इस पॉइंट पे चल रहे थे कि जो भी इंटरेस्ट हमने पे ऑफ करना है, एटलीस्ट हम इंटरेस्ट जरूर पे ऑफ करते रहें, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट, हम ऑलवेज चेक करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, और ऑलवेज चेक करते हैं कि हम कितना पे कर पाएंगे, राइट? तो इनकम कितनी जनरेट हो रही है? वो कह रहा है 5 टाइम्स, लगभग हमारे पास 5 टाइम इनकम जनरेट हो रही है। वी आर एट द गुड पोजीशन। इवन 1:1, अगर हमारा 1:1 भी पोजीशन चल रहा होगा तब भी हमने कहा था हम गुड है, बट अगर say if it's a 0.5:1, then it's a bad situation. Then it's a bad situation. Say आपने ये सिचुएशन देखी होगी in the case of debt situation. Say 1991, 1992 की बहुत चर्चा होती है, बहुत बार इसके बारे में बोला जाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते का पैसा बचा था टू पे ऑफ दी होल डेट, है ना? 2 ही हफ्ते का पैसा बचा था 1991 और 92 में सरकार के पास, ये बहुत बार कहा जाता है। वो जो 2 हफ्ते का ही बचा था, इट मींस व्हाट, हमारे पास रिफर्बिश नहीं हो रहा था, और पैसा नहीं आ रहा था, वी वर नॉट इन द पोजीशन टू पेइंग ऑफ, सो वी डिड व्हाट, वी लिबरलाइज्ड द, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड द इकोनॉमी, है ना? सो दैट वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय अस फॉर व्हाट, टू पे ऑफ द इंटरेस्ट पार्ट। वी वर नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पे नहीं कर पा रहे थे, 2 ही हफ्ते का पैसा बचा था सिर्फ हमारे पास। नॉर्मली वी मेंटेन एट से अराउंड ऑफ 18 वीक्स का हम मेंटेन करते हैं, आजकल शायद 6 मंथ्स के अराउंड का चल रहा है। अभी सरकार ने नया अनाउंस किया, जस्ट अ मंथ बैक दे अनाउंस दिस थिंग दैट वी हैव अराउंड ऑफ 700
billion with us, है ना? अभी सरकार ने just announce किया है. During this pandemic period also they said that we have touched a new height, that is the $500 billion. During this pandemic period they have achieved this target. Nowadays they are claiming that they have what? $700 billion with them. That shows what? My position to pay off my expenses, है ना? मैं कितनी पेमेंट कर सकता हूँ? That improves my faith. So if I am in the position to pay off my interest part, in the interest expense, that improves my faith, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि I am at a good position. I am at a good position. So this is also one is the debt ratio. That is very important. So what is my ratio between the total liabilities to total asset? ये रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो रहती हमेशा इक्वल है. वैसे आपने देखा होगा बैलेंस साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल हमारा लगभग सेम ही आता है ना? हम तो यही कह रहे हैं. बट ये कह रहा है you have to check the debt ratio. Debt ratio says what? The total liabilities is to total assets, or we can call it as a total of liabilities and divided by the total of assets. That comes out to 0.5. That comes out to 0.5. आपके हिसाब से ये क्या निकल के आ रहा है? Yes. Is it good or bad? Yes. Is this situation a good or bad? I guess सर ये गुड है क्योंकि ये वन से नीचे है. हाँ जी. I guess सर ये गुड है क्योंकि वन से नीचे यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज हमारे पास कम है, हमारे पास एसेट ज्यादा है. Right. This is very important thing. Say हमारे पास टोटल लायबिलिटीज के अगेंस्ट टोटल एसेट्स हमारे ज्यादा है. Right? Clear? Yes. This ratio is very important. We keep on checking. अगर हमारे एसेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और लायबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी, naturally we are heading towards what? The bankruptcy. Right? This is a long-term solvency ratio whereby we check all the time what is my debt ratio, whereby we divide all the total liabilities divided by the total assets in which we check this thing. All right? Is that fine? But I hope this question is clear to you all. Yes, sir. Okay. मैंने कल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एक Yes, sir. 5 years का क्वेश्चन बैंक लेकर आए. If you have certain queries, you may ask. I have the question paper of 5 years. Yes. So Can you should I show that? share my screen? Yes. सर आपने अभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ये आप हमें शेयर कर सकते हैं क्या? मतलब इसमें Yes, सारे I will. फॉर्मूलाज तो I will share it. This is December paper. 22. Okay. So we have been given a balance sheet. Trial Okay. balance. Okay. मैडम जी बहुत ज़्यादा जूम्ड है, थोड़ा जूम आउट करेंगे? Okay. ठीक है? हाँ अभी ठीक है. यस. Okay. Go ahead. So this is the questions I think on the balance sheet. These. Okay. All right. Okay. Then further is theory questions. These are the concepts. वो हमने अच्छे से किए हैं. Consistency and all. Okay. What else? एक बार मेरे को शुरू में दिखाएंगे please. What was the option? क्वेश्चन क्या था पहले वाले का सर? ये है questions, ये है. वो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिया है, कोई बात नहीं. आप एक बार शुरू दिखाएंगे मेरे को प्लीज. स्टार्ट में मैडम. हाँ ये yes. Attempt any 5. Okay. You have a open choice questions. Okay. It's not a compulsory ट्रेडिंग question. एंड पीएल अकाउंट बनाना है सर.
हाँ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है आपके लिए। ये तो समझ में आ गया। ओके, आगे आगे करेंगे प्लीज। ये तो सर आपने ओके, अच्छे से एडजस्टमेंट बताया। एंट्रीज दी हुई हैं। ओके, ऑलराइट, नो इश्यूज। ओके, आगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज इजी, आपको सारे कंसेप्ट्स पूछे हैं। यस ओके सर। ओके, व्हाट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट? डिस्कस द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। ओके, AS3 जो मैंने जो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप बता देंगे, कैश मूवमेंट्स कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ से एक्सक्लूड करते हैं, फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एंड व्हेन यू ऐड बैक ऑल दी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हमने एक पूरी एक स्टेटमेंट रीड की थी, अगर आपको ध्यान हो। यस सर, यस तो मैं सर। आपको दिखा भी देता हूँ वो, दैट यू विल राइट डाउन ओवर हियर। सो यू विल राइट इट एज मेंशन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, वो पूरी स्टेटमेंट आपके दी हुई है। आई जस्ट शो यू, जस्ट अ मिनट। इसका आंसर ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स में होगा सर? वर्ड्स काउंट करेंगे क्या सर? मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज द स्टेटमेंट, ये हमने की थी। So we can Can't see see your your can't see the screen. screen sir. ओके, स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं अभी। मैं आपसे PPT को अच्छा बाद में ओपन कर लेते हैं एक ही बार में। ओके, एनी हाउ, हाँ बताइए बताइए बेटा, पहले आप अपना बताइए। Sir, should I share it back? हाँ, यस यस, मीटिंग का जो भी है। अच्छा, पहले आपका क्वेश्चन पूरे देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। मतलब ये पूरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, कौन सी वाली लिखनी है आपने। ओके, हाँ, ओके। एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग साइकिल यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, बट इसमें बहुत ही सिंपल चीज पूछ रहा है। एक तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने पहले बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दैट मींस आप पूरी एक लिस्ट बना देंगे करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की लिस्ट बना देंगे, एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट तो आपके पास एक वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था। वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी के लिए मेंटेन किया जाता है, ऐसे मान लीजिए हमने बात की थी इसके बारे में। Yes, कि sir. वर्किंग कैपिटल हमें रूटीन बेसिस के लिए, खर्चे के लिए भी चाहिए है, और फिर हमें लिक्विडिटी रखने के लिए चाहिए है। फिर अदर थिंग वाज कि कितना मेरे को रखना है, दैट डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग में हूं मैं या सर्विस सेक्टर में हूं, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सर्टेन फैक्टर्स आर देयर जो कि हम साथ के साथ डिस्कस कर भी रहे थे। हाँ जी, आगे बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट? ओके, explain the steps involved in capital budgeting decisions, discuss the importance of capital investment decisions. Okay, this is a bit important part, but syllabi में आपके कहीं आया नहीं अभी, but still हाँ, yes, अगर आपसे वो ये पूछता है capital investment and capital budgeting के decisions पूछ रहा है आपसे, तो कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस के लिए तो आपको पे बैक मेथड आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसमें क्या क्या याद करना है। वन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं आपके, दैट इज ऑल अबाउट वेयर यू फाइंड आउट हाउ मच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच रिटर्न यू विल गेट। So you take a decision before investing in a particular project, है ना। आप किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले ये सोचते हैं कि that how much money is required and how much return you will get from that. These capital budgeting decisions will be like payback period method. आप नोट कर लीजिए इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। payback period method and NPV method, IRR method and एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। पेबैक period method, one is the NPV method and IRR method. IRR, internal rate of return. NPV is net present value method. इन दोनों में कंपैरिजन भी आ सकता है, व्हेन दे डिफर ये भी आ सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको
ये मेजरली 3 हैं. और व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी इसी में आ जाएगा. इसमें से चैप्टर में से आप ये क्वेश्चन जरूर थियोरेटिकली याद कर लें. व्हाट इज द that's what we call it, time value of money. क्योंकि जब आप एनपीवी मेथड लगाएंगे, देयर द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल कम. ऑलराइट, इज दैट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Briefly explain the various terms of payment adapted by the business transactions. Explain the credit policy variables and discuss the quantitative impact of relaxing collection efforts and increasing cash discount on profits. A very typical question it is, but yes, credit policy के बारे में पूछ रहा है. How you will maintain your credit policy, how you will go for the cash discounts, how you will provide increase the cash discounts or profits. This is all about this. You will get from the credit policy. आप कैसे बनाते हैं credit policy अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. इट्स ऑल अबाउट दैट. कलेक्शंस कैसे करते हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक बात कवर कर सकते हैं, जो मैं आपको टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे थे, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है ना. क्रेडिट सेल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो कितनी देर में आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, दैट विल कम ओवर हियर, यू विल मेंशन ओवर हियर. आई थिंक 1-2 चैप्टर्स जो आपके बच रहे हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल हैं, तो उनमें से ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप. वन इज दी नेक्स्ट दिखाएंगे प्लीज. Yes, sir. Reasons for holding inventory and discuss the objective of inventory management. Okay. Explain the economic order quantity approach of the inventory management. Okay. So one is the inventory management. Inventory management means the stock management, right? So stock management means what? So you will have, जब आप कहीं पे भी होते हैं तो आपने एक ध्यान दिया होगा कि आप एक स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करते हैं. एक वन होता है मिनिमम लेवल, वन होता है मैक्सिमम लेवल, है ना. आप जैसे इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं इन योर लैंग्वेज, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. दिस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लें. हम वाटर टैंक भरते हैं रोज की रोज, एक मैक्सिमम लेवल रहता है उसका, दैट इज द मैक्सिमम लेवल. Yes, sir. एक मिनिमम लेवल रहता है कि इतना अगर कम आ गया तो बस लगभग पानी खत्म होने वाला है, अब बहुत ध्यान से यूज करना है पानी. Right. मैक्सिमम पे होता है तो हमें कोई डर नहीं लगता है ना, मिनिमम पे होता है तो हमें डर लगता है. और एक होता है रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल वो ये कहता है कि मान लो मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर, और हमें लगता है कि ये एक दिन में इतना मैं कंज्यूम कर लूंगा, अगर मैंने अभी भरना नहीं शुरू किया तो आई विल रीच एट द मिनिमम लेवल, तो मैं भरना शुरू कर देता हूं, so that I go at an average level, at least at the average level, right? आपको पता लग गया कि अब मान लीजिए आपके घर में राशन आ रहा है, अब आपके पास जब 5 दिन का रह जाता है तो आप ये कहते हैं कि ये टाइम आ गया कि जब मुझे अब ऑर्डर कर देना, क्योंकि 3 दिन का तो मैं रिजर्व में रखता हूं, 2 दिन का मैं इतने में खा लूंगा, और उससे पहले पहले मुझे ऑर्डर करना है क्योंकि 2 दिन में तो आएगा माल अभी मेरा, राइट? So there you decide, that is known as the reorder level. Reorder level क्या मतलब है? कब मुझे दोबारा ऑर्डर कर देना है उसके लिए, right? That is known as the reorder level. But it is above the minimum order level, minimum level, right? Reorder level वो होगा level when you will decide कि यार अब मुझे ना refurbish करना है इसको, फटाफट मेरे को और माल मंगवाना है, अब खत्म ना हो जाए कहीं मेरे पास, मिनिमम पे ना पहुंच जाऊं मैं, राइट? एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है कि देयर इज वन फॉर्मूला ऑफ इट, इसको अच्छे से रट लीजिएगा. एक फॉर्मूला उसने दे रखा है, ईओक्यू का एक फॉर्मूला प्रॉपर दे रखा होगा, इजी है फॉर्मूला, कोई छोटा सा ही फॉर्मूला है, और ईओक्यू का फॉर्मूला विच सेज दैट कि हमें एक मिनिमम ऑर्डर मेंटेन रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, विच स्टेट्स दैट कि इतना ऑर्डर हमें बार बार देते रहना है, सो दैट कि हम मिनिमम लेवल से बिलो ना चले जाए, राइट? All the time we maintain one economic order level, which is maintained by all the companies, so that कि वो minimum से भी below ना चले जाए. One is the annual report of the company. Naturally,
ये आपको मैंने पहले बताया, जब शेयर होल्डर्स के पास एनुअल रिपोर्ट जाती है, एम्प्लॉयज के पास रिपोर्ट जाती है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपके इंटरनल रिपोर्ट जाएगी, सो इट इज यूजफुल फॉर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। ये देखिए साफ ही लिखा है। इंटरनल कौन हो गए? आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो हो गए। एक्सटर्नल्स कौन हो गए? जो कि आपके इंटरनल्स में हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सटर्नल्स में हो गए आपके शेयर होल्डर्स, आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट, या फिर न्यू इन्वेस्टर्स, प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स, आपके जो भी हो गए वो दैट आर द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। सो यू प्रिपेयर वन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी ऑल द टाइम। ठीक है जी, हर साल में एक बार तो बनाते ही एनुअल रिपोर्ट कि मैंने ये मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, यहाँ से पैसे आए हैं, यहाँ पैसे जाने हैं, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, एवरीथिंग यू डिक्लेयर इन दैट इज नोन एज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बताइए सर। ईओक्यू और रीऑर्डर में क्या डिफरेंस होगा फिर? वो तो ईओक्यू रीऑर्डर लेवल्स तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा कितने दिन में कंज्यूम हो जाता है, और मुझे कितने दिन लग जाते हैं माल को आने में। मान लीजिए उतने तक मैं मिनिमम पे पहुंच चुका हूँगा। अब मान लो कोई भी चीज आप ऑर्डर करते हैं तो उसको 5 दिन लगते हैं, 5 दिन में भी तो कुछ कंजम्पशन हो जाएगी ना आपकी। हाँ, और आप मिनिमम पे पहुंच जाओगे। मान लो 5 दिन अगर आप ऑर्डर किए और 5 दिन कुछ नहीं आया, 5 दिन आपकी कंजम्पशन तो चल रही होगी, तो आप एक ऑर्डर लेवल पे मिनिमम लेवल पे पहुंच चुके होंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ऑर्डर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहती है कि एटलीस्ट आप इतना ऑर्डर जरूर करते रहें, राइट? ओके। सो मिनिमम के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो इकोनॉमिक है। रीऑर्डर मीन द कब आपको उसके पहले रीऑर्डर हम आपको फटाफट ऑर्डर कर देना है, क्योंकि यू नो Yes, दैट कि 5-6 दिन ही बचे हैं। मान लो ये हफ्ता 10 दिन या 1 महीना ही बचा है, 1 महीने तक ही माल आ पाएगा, उससे पहले माल नहीं आ पाएगा। तो 1 महीने की कंजम्पशन भी तो ऐड करोगे ना मिनिमम में। मिनिमम में EOQ we have a set frequency of ordering which is not in case of reorder, right? Oh, yes. Okay, sir. Thank you. So should I go to next chapter? Paper. So this is June 2022. Yes, pardon. Okay. अगेन सेम पैटर्न ही लग रहा है मुझे, लगभग वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके चलिए, ऑलराइट ओके, वही कंसेप्ट्स हैं अगेन। Yes, sir. फाइनेंशियल रेशियोज, ये जो हम करके हटे अभी, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी रेशियोज, ये आपने बताया जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, बहुत ज्यादा है आपका स्लीप आए मुझे लग रहा है। सर एवरी सब्जेक्ट की यही है, सब इंक्लूडेड है। ओके एनी हाउ, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस व्हाट? देखिए बेटा, जो भी हम पैसे रेज करते हैं उसकी एक कॉस्ट है ना, उसके अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना? कैसे देंगे आप पैसे? से अगर आपने शेयर्स, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि जो मैंने कैपिटल कंपनी में लगा रहा हूं उसकी एक कॉस्ट है। अगर मैं शेयर्स लगा रहा हूं तो शेयर्स का डिविडेंड एक कॉस्ट है, राइट? और अगर मैं डेट ले रहा हूं तो इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट है। और अगर मैं दैट इज नोन एज, अगर हम इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड दे रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? कैपिटल की कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो हो गई। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, राइट? और अगर हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी है। अब वो ये कह रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नया इशू ना करें, अगर आपको पैसे चाहिए हैं आप नया इशू ना करें, आप बल्कि रिटेन ही कर लें पैसे। अब जब आप रिटेन भी कर लेते हैं पैसे कंपनी में, तब भी आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है, राइट? सो ये 3 कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देन एवरेज, व्हाट वी कॉल इट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहती है कि हर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप एक वेट्स दे देते हैं
देन यू डिटरमिन व्हाट इज माय एवरेजली मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ रही है। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूर पढ़ लीजिएगा, ऑल कैपिटल पढ़ने के बाद, ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने के बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज दैट फाइन? यस यस सर। ओके। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा। इक्विटी कैपिटल क्या होगा? इक्विटी बेटा, इक्विटी डिविडेंड विल बी द कॉस्ट, राइट सर? yes, dividend will be the Okay. cost. In the case of debt, your interest part will be the cost. Yes sir. उसके लिए Yes. आपको एक कीमत पड़ रही है ना, हाँ, that you will, what do you understand by working capital? Various sources, ये sources and application हमने पढ़ा था, हाँ, right? Then what do you understand by receivable management? Oh my god. बेसिकली आपकी क्रेडिट पॉलिसी फिर से पूछ रहा है, और प्लस रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में मैंने आपको उसी में फिर एक फॉर्मूला करवाया था कि आपने देखना है आपका रिकवर कितनी जल्दी हो जाता है पैसा, योर टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में हमने किया था कलेक्शन पीरियड, सो इन व्हाट टाइम you collect your money, you are in the position to collect your money, so that will come over here। and receivable management कैसे आप अपनी एक पॉलिसी बनाएंगे so that जिन लोगों ने आपसे उधार लिया है वो कैसे आप वापस ले पाएंगे, that will come over here। So you कितना taught होना yesterday. चाहिए? yes, वो आपको You कवर taught करना yesterday, पड़ेगा, right? बट इसकी कुछ थ्योरेटिकल है पार्ट, वो आप कवर कर लीजिए। Yes. certain technical points you have to cover। okay, one is the cash management। again, कैश होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, कैश आइडल नहीं रखा रहना चाहिए, फिक्स पार्ट कितना रखेंगे। ब्यूमल्स मॉडल इज देयर, ब्यूमल्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, which states that how much cash you have to keep idle and how much cash you have to utilize in the company। ब्यूमल्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैश मॉडल, सबसे पुराना यही है लगभग, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ब्यूमल्स मॉडल्स आप जरूर कर लीजिएगा। और explain the nature and accounting function, discuss how accounting process act as an information system, वो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। हमने पहले बहुत शुरू में बात की थी कि how accounting information system works। तो at a bottom level it is detailed, at a higher level it is very concise। so जैसे जैसे मैनेजमेंट ऊपर जाती है, जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी वो कंसाइज होती चली जाती है। so it's very important that at a bottom level management it's a very detailed accounting। in the middle level management it's like certain heads, you only calculate the certain heads or ratio analysis you do। at a top level management you only declare say dividend, itna mere ko iska dividend declare karna। so it depends upon at what level you are providing the information, so that depends also, accordingly you prepare the accounting information system। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सेपरेट रहेगी, मिडिल लेवल के लिए अलग रहेगी, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग रहेगी। दैट यू हैव टू कवर इन इट। इसमें डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा आप, यू बेटर अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर्स के बेस कैसे बनाना है इसको। Okay sir. और कोई, इज दैट फाइन? Yes sir. Sir, this is December 23 paper. ओके। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ओके, ये हमने बहुत शुरू में पढ़ा था। Yes sir. ये कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे, कंसेप्ट्स लगभग हर बार पूछ ही रहा है, तो आप अच्छे से याद कर ही लें इनको। Sir, solvency ratio again. ये सॉल्वेंसी रेशियो मैंने आपको बताया, रेशियो में से कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, और थ्योरेटिकल ही पूछेगा। सो आई थिंक प्रैक्टिकल आपको एक ही चीज में से आ रहा है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। अगर आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई थिंक थ्योरेटिकली यू कैन इजीली पास दिस सब्जेक्ट। पास तो नहीं करना, मतलब 80% यू कैन इजीली स्कोर। अगर आप इजीली इसके थोड़े से भी नोट्स अच्छे से बना लेंगे तो यू विल इजीली प्रिपेयर इट। ओके, दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन लगभग आता ही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होगा कि आप पूंजी जोड़ने पर विश्वास रखिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर विश्वास मत रखिए। जो रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं दैट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो कह रहा है कि वेल्थ बनाने पर आप फोकस होना चाहिए। बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव होता है फर्म के लिए, क्योंकि प्रॉफिट तो एक ही साल कमाया है, हर साल हो सकता है अगले साल ना भी हो, बट वेल्थ क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
lot many people believe in only profit maximization, but differential, as per the financial management, it's important that you are into the creation of wealth. जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं उसको बार बार जोड़िए, only then it will help you to create a capital. Okay, what is working capital? ये तो हमने कर लिया. One is operating cycle concept of working capital. Okay, operating cycle आपको पता लगेगा कि मेरे within what time I recover my money. So working capital basically आपको liquidity, क्योंकि मैंने पहले बताया, so that depends upon the liquidity, how much liquidity you need to maintain. It will depend upon what is your operating cycle. Say manufacturing का operating cycle बहुत बड़ा होगा, उसके वो बनाएगा पहले माल, फिर बेचेगा, फिर उसके पैसे क्रेडिट पे सेल करेगा, फिर वो पैसे रिकवर होंगे. Its operating cycle will be bigger. But in the case of say service sector, the operating cycle will be very smaller. तो उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उसकी उतनी ही कम रहेंगी. राइट, और कुछ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अभी हमने डिस्कस किया. कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट प्लीज. यस सर, इसके आंसर भी वर्ड लिमिट बेस्ड हैं या फिर सारा कंसेप्ट हमने लिख दिया बुलेट में तो हो गया सर, ऐसा है? नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज. So these two are repetition. You people are of say a science background most probably, है ना? You have a tendency of writing answers very to the point and all like that. But in accounting and management, आपको थोड़ा सा elaborated sense में लिखना पड़ता है, and you have to write as if a manager is writing an answer. ठीक है सर, ठीक है सर. Right. That means you are providing some sort of a solution or a managerial solutions. Right. ठीक है सर, वो तो इसको लिखें, जब भी आप इसको लिखें तो मैनेजरियल एस्पेक्ट को माइंड में रखते हुए लिखें. ओके सर, ओके. राइट, सो टू द पॉइंट मत लिखिएगा. यस, हाईलाइट इट, टू व्हिच वी कॉल अ कॉस्मेटिक टच, है ना? गर्ल्स विल अंडरस्टैंड बेटर दैट यू नीड टू गिव अ कॉस्मेटिक टच टू योर आंसर. वो देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बिकम आई कैची एंड द पीपल विल गिव यू मोर बेटर मार्क्स. ऑलराइट, और कुछ? Sir, these two are repetitions. Yes, these questions are repeated. So this Baumol's model is very important in the cash management. ये आप अच्छे से रट लें इसको, I think. So this is June 2023. Okay. Concepts again. Okay. Balance sheet adjustment entries. Oh, okay. So here we need to just discuss. No, we don't have to give an example like balance sheet बना के. Just write down the say prepaid expenses के बारे में लिख दीजिए, outstanding expenses के बारे में लिख दीजिए, closing stock के बारे में लिख दीजिए. Those all will come over here. Cash flow statement. Okay. Annual report. Different type of investment decisions. Okay. Budgeting. Operating cycle. Working capital. Okay. Credit policy again आपको बार बार आ रही है. क्रेडिट पॉलिसी और वर्किंग कैपिटल भी आ रहा है सर बार बार. हाँ, वर्किंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी बार बार आ रहा है एक तरह से. Yes. इसमें से चैप्टर आपके इसमें से आ रहा है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कर लीजिए इसको, अच्छे से कर लीजिए. इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सेम थिंग. आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि क्या स्टॉक लेवल्स मेरे को रखने हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखनी है, ऑल दैट यू विल. मिनिमम लेवल्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम लेवल्स क्या होने चाहिए, एवरेज लेवल्स क्या होने चाहिए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला तो रट ही लीजिएगा अच्छे से. ओके, मिनिमम ऑर्डर लेवल्स क्या होते हैं मेरे, वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. इन्वेंट्री लेवल दैट मींस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. हाँ जी, बताइए बेटा. Sir, this is 24 June 24. ओके. फाइनल अकाउंट. Yeah. नहीं, ये रेशियोज पूछिए उसने. एक सेकंड. सर ये रेशियोज पे आया है पूरा. वो जितना फॉर्मूला आपने बताया सर वो सारा आ गया. वो सारा ही आया. ओके. फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम कर चुके हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन बैलेंस शीट. ये कैश फ्लो ही हो गया ना सर ये? नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट. नहीं, फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने कवर दोनों किए थे. दोनों का थियरी है, मैंने दिया हुआ. हाँ सर.
ओके, और व्हाट इज बैलेंस शीट? ओके सर आपने हमसे एक ही अभी तक पीडीएफ शेयर की है सर उसमें। आप आई टेल यू वन थिंग, आप अपनी ना पूरी बुक को डिटेल में पढ़िए। अच्छा सर, नहीं आपका वो बना हुआ है ना तो If you still want a good book, I will share one PDF book, है ना, मैं अभी फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक I है will सर। send it to you. I will share it with you people. हाँ सर, एक मुझे तो अच्छा होगा सर। हाँ मुझे वो कल पीडीएफ नहीं मिला एक्चुअली, कल ही मुझे ग्रुप में ऐड किया है, तो मुझे फिर से मिलेगा क्या किसी की तरफ एक बार से? शेयर कर देंगे प्लीज। मैं प्लीज शेयर कर दूंगा, प्लीज मैं शेयर कर दूंगा हाँ मैडम। प्लीज प्लीज। Okay. What else? Explain the different type of investment decisions. Okay. कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस में आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाएंगे सारे, किस किस तरह के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के ना कुछ मॉडल्स हैं, वो आप थोड़े से अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंजर्वेटिव अप्रोच कैसे रहेगी, एग्रेसिव अप्रोच कैसे रहेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंजर्वेटिव अप्रोच एंड द एग्रेसिव अप्रोच, जिसको हम बार बार बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, तो वो फिक्स पार्ट में कम रखते हैं पैसे, वो लिक्विड में ज़्यादा रखेंगे। और जो लोग थोड़े वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो व्हाट दे डू, वो फिक्स पार्ट में ज़्यादा पैसे रखते हैं, जैसे एफडीज वगैरह करवा के रखते हैं लोग, नॉर्मल अगर रिक्वायरमेंट की बात करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच अप्रोच यू आर फॉलोइंग, सो दैट विल कम अंडर दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, so large businesses how they maintain their requirements, conservative कितना रहेंगे, fixed assets में कितना रहेंगे, या current assets में कितना रहेंगे, they maintain the ratio between these two. So that is all about this working capital management. और one is the cost of capital, हम already कर चुके हैं, एक बार इसमें आएंगे। ये देखिए आपको सारा ही उसने पूछ लिया। रीऑर्डर पॉइंट क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री पॉइंट क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री पॉइंट क्या है, और सेफ्टी इन्वेंट्री पॉइंट क्या है। बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिकली उसने पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट पूछ लिया। ऑलराइट, बस ईओ क्यू पूछना रह गया इसमें। और बताइए इसमें से कुछ। सर दिसंबर 24 का पेपर नहीं है मेरे पास अभी। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है दिस इज सफिशिएंट टू गेट एन आइडिया व्हाट विल। सर अभी क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, बट आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि लगभग क्या क्वेश्चन आने के आपको चांसेस हैं। यू प्रिपेयर द थ्योरी वेल, प्रैक्टिकल में फाइनल अकाउंट्स और रेशियो को थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। आई थिंक यू विल इजीली स्कोर मोर देन 80%। आज जो आपने रेशियो वाला क्वेश्चन किया है वो शेयर कर देंगे क्या? यस, मैं वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। ऑलराइट, पूनम सो हाँ जी, शेयर कर दें ग्रुप में। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? शेयर कर दिया मैंने पहला वाला। रिकॉर्डिंग मिल जाता है क्या सर? ये एडमिन बताएंगे मैम आपको। ओके, कौन बता सकता है? ये बाकी कैंडिडेट्स को पता होगा मोस्ट रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। दे ऑब्वियसली डज दिस रिकॉर्डिंग, बट दे आर फॉर यू नो देयर ओन यूज, दे आर नॉट गिविंग एनी स्टूडेंट फॉर दैट। तो हमको कैसे मिलेगा फिर? हमारे को रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है क्लासेस का, वो लोग नहीं देते हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस का, क्योंकि YouTube पे भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं अवेलेबल है अपने इसका। हाँ, इस क्लासेस का वैसे एक बार मैंने बात करा था, बट दे सेड कि यू नो रिकॉर्डिंग वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्टूडेंट। तो वैसे आप अपने आरसी को मेल कर सकते हो फॉर यू नो मोर क्लैरिटी ऑन दैट, बट एज पर माय यू नो द क्वेरीज व्हिच आई हैड डन विद द आरसी, एक बार आप कर सकते हो। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अभी 3 to 5 किसका है? Somebody is calling me. हाँ उस ग्रुप में भेजना तो जो सर कराए हैं ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सर का लास्ट क्लास था नहीं? हाँ ये सर का लास्ट क्लास है। हाँ मतलब तो प्रीवियस क्लास का कुछ डेटा उन्होंने दिया है, तो कौन भेज रहा है वो प्लीज ग्रुप पे? सर ने सारा कुछ ग्रुप में आप देखो, ग्रुप में आ गया हो